हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट वी आर एबल टू कंटिन्यू। सो मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। आई वेट फॉर दैट कंफर्मेशन। यस, ऑल ऑफ यू सभी कंफर्म कर देंगे क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑलरेडी हमने स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया। नो, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? दिस हैज origin in industrial revolution in England, which presented a challenge to the development of accounting as a tool of industrial management. तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो जन्म है, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। सो यूके में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था लॉन्ग बैक। So that presented a challenge for developing accounting as a tool of industrial management. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को एक टूल देने के लिए अकाउंटिंग को डेवलप किया जाए। So that challenge was there at the time of industrial revolution in UK. कॉस्टिंग टेक्निक्स वर डेवलप्ड एज गाइड्स टू मैनेजमेंट एक्शंस। तो इस पर्पस के लिए उस समय क्या किया गया? कॉस्टिंग टेक्निक्स डेवलप की गई ताकि मैनेजमेंट को गाइड किया जा सके उनके एक्शंस से लेकर के उनके एक्शंस के लिए। कॉस्टिंग टेक्निक्स वर डेवलप्ड एज गाइड्स टू मैनेजमेंट एक्शंस। सो इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से शुरू हुआ? तो उस ओरिजिन को हम देख सकते हैं इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूके में हुआ, जिसने ये चैलेंज प्रेजेंट किया कि अकाउंटिंग को हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में टूल के तौर के ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं। और उस पर्पस के लिए कॉस्टिंग टेक्निक्स को डेवलप किया गया ताकि मैनेजमेंट के एक्शंस के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। नो, कॉस्ट अकाउंटिंग हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is concerned with the application of costing principles, costing methods, costing techniques to ascertain the cost and then control the cost and assess profitability and efficiency of the enterprise. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारी बातें इसमें लिख दी गई हैं। सो पहले इसको नोट कर लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद applying the costing principles. Applying the costing principles. Applying costing methods. Applying costing techniques. किस पर्पस के लिए? कॉस्ट जानने के लिए, टू ascertain द कॉस्ट। और कॉस्ट जब जान लिया तो उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए और एंटरप्राइज की, बिजनेस की एफिशिएंसी को असेस करने के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किस किस को यूज करते हैं? कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को, कॉस्टिंग के मेथड्स को, कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए?
तो कॉस्ट का अंदाजा लगाने के लिए कॉस्ट का असर्टन करना, उसका असेसमेंट करना, देन कॉस्ट को कंट्रोल करना, और फिर प्रॉफिट को और बिजनेस की एफिशिएंसी को असेस करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कॉस्टिंग की डेफिनेशन के अंदर। तो आई एम श्योर इन सभी एलिमेंट्स को हमने ठीक से नोट कर लिया होगा और इन सभी एलिमेंट्स को हम अंडरस्टैंड भी करते होंगे। तो ये सारे एलिमेंट कॉस्टिंग के हैं। तो कॉस्टिंग की डेफिनेशन के पास अब हम आगे बात करेंगे। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद accumulation and assignment of historical cost to unit of product and departments primarily for valuation of stock and measurement of profit। तो इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंट किसके साथ रिलेटेड है? अकोमुलेशन, इकट्ठा होते जाना, एंड असाइनमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? जो कॉस्ट ओवर द टाइम पीरियड इनकर किया गया, किसके ऊपर? यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसको इनकर किया गया। और इसको यूज हम किस पर्पज के लिए करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए और प्रॉफिट मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो नोट कर लेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकोमुलेशन एंड असाइनमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर रॉ मटेरियल की कन्वर्जन कॉस्ट हुई। तो जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट, फिर उसकी कन्वर्जन की कॉस्ट, फिर उसको स्टोर करने की कॉस्ट, फिर उसको बेचने की कॉस्ट, ये सारी की सारी पार्ट बन गए हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट एलोकेट की जाए, असाइन की जाए, या डिफरेंट डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट एलोकेट की जाए, और फिर इसको हम यूज करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर और प्रॉफिट को मेजर करने के लिए। सो दैट इज जेनेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting seeks to ascertain cost of unit produced or sold and services rendered by the business unit to use control over cost to assess the profitability and efficiency of enterprise। So cost accounting को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए या पर यूनिट कॉस्ट सेल करने के लिए। तो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, टू डिटरमिन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल। एंड देन हम असेस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक था स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, एक हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसका फीचर क्या है, इसका फोकस कहाँ पे है? सो दोज इश्यूज वी शैल डिस्कस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So management accounting has shifted the focus of accounting from recording and analyzing financial transaction to using the information for decision affecting the futures। So management accounting जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इसने फोकस चेंज कर दिया। पहले अकाउंटिंग क्या थी? रिकॉर्डिंग थी या एनालिसिस था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। लेकिन अब अकाउंटिंग को हम यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो।
और वो डिसीजन जो फ्यूचर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, तो वो अकाउंट कंसर्न है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो नोट कर लेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज शिफ्टेड द फोकस ऑफ अकाउंटिंग from recording and analysis to use the information for decision making. तो जब हम इंफॉर्मेशन को केवल रिकॉर्ड ही नहीं करते, इंफॉर्मेशन को केवल एनालाइज ही नहीं करते, जब हम उसको डिसीजन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये फोकस आ गया चेंज, और ये चेंज लेके आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The practice of using accounting information as a direct aid to management came into use in 20th century. यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है एज एन अकाउंटिंग, तो इसका ओरिजिन हुआ 20th सेंचुरी के अंदर, यानी ये 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। So practice of using accounting information as a direct help to management, it started in 20th century. ये 20th सेंचुरी में शुरू हुआ। Modern management demands detailed information for decision making, which led to development of management accounting. जो आजकल की मैनेजमेंट है वो डिमांड करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए, और इसी से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। So present day management needs detailed information for decision making. And this led to development of management accounting. तो इसके कारण मैनेजमेंट अकाउंटिंग का विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका ओरिजिन हुआ। सो आई एम श्योर कि आप हर चीज को अच्छे से लिख पा रहे हैं और हर चीज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन NQ। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर चीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं एंड कन्वीनियंटली आप नोट कर रहे हैं, और क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग NQ नो क्वेश्चन, और यू कैन इवन टाइप योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। सो सभी कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग द वर्ड्स NQ, ऑल ऑफ यू। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास में, तो ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जनरली इंक्लूड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग। तो इसमें दो चीजों को कंबाइन कर दिया जाता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो इट इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट इंक्लूड्स बजटिंग एज वेल। सो बजटिंग होता है एस्टिमेट्स करना, तो इट इंक्लूड्स, इसके दो एलिमेंट हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो एंड बजटिंग ऑल्सो। सो मैंने रिक्वेस्ट किया था सभी स्टूडेंट्स को कि आप नो क्वेश्चन NQ वर्ड को टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने हर चीज़ अच्छे से नोट कर ली और आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन इट, सभी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया है। तो मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स ये कंफर्मेशन क्विकली पोस्ट कर दें, डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। यस आई एम वेटिंग। सभी स्टूडेंट्स पोस्ट कर देंगे NQ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को भी टाइप कर सकते हैं। यस क्विकली पोस्ट कर देंगे, आई एम स्टिल वेटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन गैप।
सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग गाप के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो गाप क्या है? सो गाप है जनरली एक्सेप्टेड accounting practices. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो ये केवल इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर बेस्ड हो तो फिर मैनेजमेंट को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हो सकता है मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन ना मिले। सो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट इज फ्री ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ गाप। तो इसमें जो गाप की कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। और ये प्रैक्टिसेस किसके ऊपर बेस्ड हैं? लीगल रेगुलेशंस के बेसिस के ऊपर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये अकाउंटिंग करवाती है, तो दैट मैनेजमेंट को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दैट इज द पर्पस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, प्रेजेंट किए जाते हैं अकाउंट्स, and controlling information in a form which assists the management in formulation of policies and decision making. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसका प्रिपेयर करना, प्रेपरेशन, उसका प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। और वो उस फॉर्म में चाहिए जो मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके पॉलिसी बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। So management accounting is concerned with preparation and presentation of accounting plus controlling information in a format which helps the management to formulate the policy and take the decisions. चलिए, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, सो दैट हम इसको आगे कंटिन्यू करें फटाफट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, वो कंप्लीट कर देंगे लाइक डिसलाइक को। तो मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगा, आप लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे स्टॉप करना होगा। तो मीनवाइल आई कंटिन्यू विद द फर्दर डिस्कशन। तो अब हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, लगातार अपीयर होते हैं ये क्वेश्चंस, तो क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? इसका जन्म कब हुआ, इसका ओरिजिन कब हुआ? It has the birth to increasing social awareness over the last 2 decades. पिछले 2 दशक के अंदर इंक्रीज हो रहा है सोशल अवेयरनेस बिजनेस के लिए। बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है और इसी के कारण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ने जन्म लिया। Social responsibility account took its birth because of increasing social awareness about business social obligations. बिजनेस की जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उनके बारे में अवेयरनेस। तो SRC वाइडन कर देती है अकाउंटिंग के स्कोप को। So it widens the scope of accounting, और ये वाइडनिंग किस चीज को लेकर के होती है?
social effect of the business decisions in addition to economic effects. So जितने भी बिजनेस डिसीजंस हैं वो इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं, उनके सोशल इफेक्ट होते हैं, उनके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जब हम इन बिजनेस डिसीजंस का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल धड़ाधड़ वाइन बनाने की फैक्ट्रीज खुल रही हैं, एक तरफ इसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। धड़ाधड़ क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री, इसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा सोसाइटी के ऊपर। तो हर एक बिजनेस डिसीजन के सोशल इफेक्ट होते हैं और इसीलिए जो नॉर्मल अकाउंटिंग है उसका स्कोप जो है वो वाइडन हो गया है। तो अब इसमें सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, तो दिस ऑल्सो इज टेकन इनटू अकाउंट। तो इसी को हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो लाइक डिसलाइक अभी नहीं हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो मैं वेट कर रहा हूं आपका लाइक डिसलाइक कंप्लीट हो जाए। तो डू इट क्विकली जिन जिन का नहीं हुआ लाइक डिसलाइक। तो अगर आपको सेशन यूजफुल लग रहा है तो उसको लाइक करने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर सेशन आपको यूजफुल नहीं लग रहा तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं, बट डू इट क्विकली। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, डू इट क्विकली। Managements are being held responsible for what it contributes to the social well-being and progress. So managements को क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग। सो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी फैक्ट्री के साथ स्कूल ओपन कर देती हैं, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। तो ये मैनेजमेंट से क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि वो सोशल वेलबींग के लिए और प्रोग्रेस के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है सोशल वेलबींग के अंदर, सामाजिक भलाई के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग की। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। सो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या है? In 1964, the first attempt was made by Hermanson to include figures on human capital in the balance sheet. तो 1964 के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया कि हरमनसन ने जो ह्यूमन कैपिटल है, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके डेटा को बैलेंस शीट में इंक्लूड किया एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर। So in 1964, it was first time that Hermanson included the data on human capital in the balance sheet. यानी ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग बहुत पुराना नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट 55 और 60 years old only. सो इसको हमने ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के तौर के ऊपर जाना। सो इट केम टू बी नोन एज HRA, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो ये डेटा जब उसमें डाला गया, उसका इंपैक्ट देखा गया इन द बैलेंस शीट, तो इट केम टू बी नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। HRA is a branch of accounting
HRA अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है. इट इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. इट सीक्स टू रिपोर्ट एंड एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो HRC क्या इंसिस्ट करता है? ये इंसिस्ट करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको प्रॉपर वे में रिपोर्ट किया जाए. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज में उनका नॉलेज, उनका ट्रेनिंग, उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की चाहे अर्निंग है या कंपनी के जो टोटल एसेट हैं, दोनों को इफेक्ट करता है. तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज in terms of their knowledge, in terms of their training, in terms of their loyalty and commitment. तो जो बिजनेस का अर्निंग प्रोसेस है, प्रॉफिट अर्न करने का जो प्रोसेस है, और उनकी जो नेटवर्थ है, टोटल एसेट्स हैं, इनको अफेक्ट करता है. HRA एक प्रोसेस के तौर के ऊपर देखा जाता है. सो HR इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड मेजर डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज. तो HRA ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाएगा, नंबर 1, और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डेटा को मेजर किया जाएगा और इसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा इंटरेस्टेड पार्टीज को. तो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है? तो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं मैनेजमेंट. इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है? सो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वर्कर्स, तो ये डेटा इंटरेस्टेड पार्टीज को कन्वे कर दिया जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा. सो आई एम श्योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक से आपने नोट कर लिया होगा. इफ दैट इज द पोजीशन, तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे. सो प्लीज पोस्ट द स्माइलिंग आइकन अगर आपने इस हर चीज को अच्छे से नोट कर लिया है. HRA involves accounting for investment in people and replacement cost as well as accounting for economic value of people to an organization. तो HRA में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कवर किए जाते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं क्या क्या हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ HRA, तो वन इज इन्वेस्टमेंट इन पीपल. लोगों में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? तो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होती है? इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, देन अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? तो पर्टिकुलरली जैसे IT इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे एट्रिशन है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं और उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है. और ऑर्गेनाइजेशन में लोग इकोनॉमिक वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो इकोनॉमिक वैल्यू क्या है लोगों का फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कंपोनेंट्स हैं HRA के. तो उनमें इन्वेस्टमेंट कितनी की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन? जो लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी स्थान पे दूसरे लोगों को लेके आना पड़ता है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है. और वो कितनी वैल्यू जनरेट कर पाते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू लोगों की क्या है. तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट हो जाते हैं हमारे HRA के अंदर. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. आई एम श्योर कि क्लास में जो डिस्कस हमने किया वो आपके लिए, पेपर के लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इस एरिया में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे.
सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस क्लास को। सो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।